नमस्कार एंड वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 9 विषय विज्ञान में पाठ 10 पढ़ेंगे। पाठ 10 जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण या इंग्लिश में हम इसको ग्रेविटेशन कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या है? सबसे पहले ये जो शब्द है इसको हम जानते हैं, ये है क्या। देखिए, गुरुत्वाकर्षण का मतलब है कि किसी चीज़ को खींचना। जैसे हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी हर वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है, आकर्षित करती है। तो ये क्या है? ये एक तरह का गुरुत्वाकर्षण है। अब जैसे कि हम देखते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा जो है परिक्रमा लगाता है। कोई वस्तु हम पृथ्वी पे ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये चीज़ें क्यों होती हैं? हमारे सोलर सिस्टम में सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों सूर्य के चक्कर लगाते हैं? क्या कारण है? तो इन सभी चीज़ों का जो कारण है वो है एक बल, और उस बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। किसने खोजा? न्यूटन जी ने इसके बारे में सारी चीज़ें बताई थी, उन्होंने ही इसकी खोज की थी। अब एक बात सोचिए, हमको ये कहानी हम सबको पता है कि ये जो सेब एक बार गिरा था और न्यूटन जी ने ये सोचा कि सेब नीचे क्यों गिरा, ये कहीं और क्यों नहीं गया। ठीक है, तो एक घटना तो ये थी जो न्यूटन जी को प्रेरित करती है इस चीज़ के बारे में पता लगाने के लिए। उसके बाद एक चीज़ और सोचिए कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, वो क्यों लगाता है? सेब तो चलो पेड़ से नीचे गिर गया, इसके बारे में जो हमारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे न्यूटन जी, उन्होंने पता लगाया, उन्होंने देखा, तो विचार किया, उसके बाद खोज चालू की। तो वैसे ही जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर क्यों लगाता है? जैसा कि मैंने पहले बताया, एक बल है, उस बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। उसके कारण लगाता है। अब एक चीज यहां पे हम देखते हैं। देखिए, पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। कर सकती है मतलब कि जो सेब है वो पृथ्वी पे गिरा, इसका मतलब पृथ्वी सेब को आकर्षित कर सकती है या करती है। तो क्या जो चंद्रमा है उसको भी पृथ्वी आकर्षित कर सकती है या नहीं कर सकती? यानी चंद्रमा को क्या पृथ्वी अट्रैक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती? सोचने वाली बात है। देखिए, अब न्यूटन जी ने यह अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है। यानी चाहे सेब नीचे पृथ्वी पे गिर रहा है उसमें भी वही बल कार्य कर रहा है, जो बल चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमने का जो कारण है, जिस बल के कारण घूम रहा है, वही बल सेब के गिरने में भी लग रहा है। ठीक है, तो दोनों क्रियाओं में एक ही बल कार्य कर रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता, वरन पृथ्वी की ओर गिरता रहता। अब देखिए, ये चीज जो कहा जा रहा है, इसका क्या मतलब? देखिए, चंद्रमा क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसे गोले गोले चक्कर में घूमता है। अब जैसे ये लड़का हाथ से इस डोरी को पकड़ा हुआ है, मान लीजिए पृथ्वी है और इसके चारों ओर ये चंद्रमा ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो क्या है, चंद्रमा एक वृत्तीय पथ पर चल रहा है, इसीलिए ये पृथ्वी पे नहीं गिरता। अगर एक सीधी रेखा में ये चलता, गति करता, तो शायद ये पृथ्वी पे गिर जाता। ठीक है, या किसी अ, ये जो गोल गोल चक्कर लगा रहा है, चक्कर रहा होता, अगर सीधी रेखा में होता तो या शायद पृथ्वी पे गिरता, या शायद हो सकता था कि कहीं एक ऐसी सीधी रेखा में कहीं ऐसे चलता रहता, एक सीधी रेखा में ऐसे चलता रहता, ऐसा होता। लेकिन अब उसके जो ये वृत्तीय गति है, वृत्तीय गति के कारण ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। अब ये वृत्तीय गति क्यों करता है इस पृथ्वी के बराबर? अब इस लड़के को मैंने पृथ्वी मान लिया अभी के लिए।
क्योंकि इसके बीच में एक बल लगता है, उस बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इसी के कारण ये पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पे घूमता है, जो चंद्रमा है। चलिए, तो इतनी चीज उम्मीद है आप समझ गए कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूमता है, कोई वस्तु पृथ्वी पे क्यों गिरती है। ये चीजें हम समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपने ऊपर चित्र में देखा कि जो एक बालक है, एक लड़का है, वो पत्थर घुमा रहा है धागा बांध के फटाफट एकदम पूरे स्पीड से, ठीक है, घुमा रहा है। तो आपने अगर अपनी लाइफ में कभी ऐसे धागे में पत्थर बांध के घुमाया होगा तो आपको महसूस हुआ होगा कि हमारे हाथ पे एक बल लगता है जब ये पत्थर एक वृत्तीय गति करता है। तो अगर धागे को छोड़ दिया जाए, या देखिए, धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार गति पे पथ पर गति करेगा। जब तक हम धागे को अपने हाथ से नहीं छोड़ेंगे तब तक वो पत्थर क्या करेगा, वो ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा, उसी जैसे कि चंद्रमा घूम रहा है, ठीक है। तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। अब गति की दिशा बदल रही है तभी तो वो वृत्ताकार पथ पे ऐसे ऐसे घूम रहा है। अगर गति एक ही दिशा में होगी तो वो तो सीधी रेखा में चलने लगेगा ना। इसीलिए दिशा बदलती है, तो इसी कारण हर बिंदु पे बदल रही है, हर बिंदु पे बदल रही है, इसलिए वो वृत्ताकार गति कर रहा है। दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण भी सम्मिलित होते हैं। अब दिशा परिवर्तन हो रहा है तो वेग और त्वरण दोनों परिवर्तित हो रहा है। जिस बल के कारण यह त्वरण होता है तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है, वह बल केंद्र की ओर लगता है, जो सेंटर में है इसी केंद्र की ओर लगता है। आपने अगर धागा नचाया होगा पत्थर बांध के तो आपने महसूस किया होगा कि हम उंगली में अगर डोरी बांध कर नचाते हैं तो हमारे उंगली पे जोर पड़ता है, वही बल है, उसी बल की बात यहाँ की जा रही है। इस बल को हम अभिकेंद्री बल कहते हैं या अभिकेंद्र बल कहते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो बीच में बल लग रहा है ये कौन सा बल है, अभिकेंद्र बल है, यानी ये केंद्र की तरफ बल लग रहा है, पिंड से केंद्र की तरफ बल लग रहा है। चलिए, अब आगे आते हैं। अगर ये जो बल है ये वृत्तीय पथ पे अगर गति ना करता, या अगर हम धागा छोड़ देते, जैसे वो लड़का धागा घुमा रहा था, अब एकाएक उसने धागा छोड़ दिया होता तो क्या होता, ये पत्थर जिस बिंदु पे वो छोड़ा जाता वहां से एक सीधी रेखा में ये जो पत्थर है वो भाग जाता, वो उसी दिशा में जाके कहीं दूर जाके गिर जाता। तो वो वृत्तीय गति को छोड़ के एक सरल रेखीय गति में आ जाता अगर यहाँ से ये बल खत्म कर दिया जाता। लेकिन चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में ये बल हमेशा लगता रहता है, इसीलिए चंद्रमा हमेशा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। चंद्रमा और पृथ्वी की ही बात नहीं, सूर्य के चारों तरफ जो सारे ग्रह घूम रहे हैं वो भी इसी बल के कारण घूमते हैं, ठीक है, इसी बल के कारण घूमते हैं, अभिकेंद्र बल के कारण। चलिए, अब यहाँ पे हम आते हैं, एक चीज देखते हैं। यहाँ पे कहाँ गया जी, ये है, देखिए, ये जो बल है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण है। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। यदि ऐसा कोई बल ना होता तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि अगर बालक धागे को छोड़ दे अपने हाथ से तो क्या होगा, पत्थर एक सरल रेखीय गति में कहीं दूर जाके गिरेगा। गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। क्या सेब भी पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करता है? अब एक सवाल ये भी हो गया कि जो सेब है, सेब तो पृथ्वी की तरफ गिरता हुआ हमको दिखाई देता है, क्या पृथ्वी भी सेब की तरफ गिरती है? ऐसा भी होता है? चलिए, इसके बारे में जानते हैं। तो होता क्या है कि पृथ्वी भी सेब की तरफ गिरती है, लेकिन हमको महसूस नहीं होता, हमको पता क्यों नहीं चलता, उसका कारण हम जानते हैं कि हमको ऐसा क्यों नहीं एहसास होता कि पृथ्वी भी सेब की तरफ गिर रही है। देखिए, गति का जो तीसरा नियम है उसके अनुसार सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करती है।
क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है तीसरा। तो क्रिया हो रही है तो प्रतिक्रिया भी होगा, तो सेब गिर रहा है तो इसका मतलब पृथ्वी भी गिर रही है उसकी तरफ। तो दोनों एक दूसरे का आकर्षित करते हैं। लेकिन गति का जो दूसरा नियम है उसके अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी यह बराबर जो ma समीकरण है उसके हिसाब से जो बल है F इक्वल टू ma होता है, लेकिन अगर त्वरण की बात करें तो F बटे m हो जाता है। तो इस कारण जो है पृथ्वी की अपेक्षा सेब का जो द्रव्यमान है वो नगण्य है। पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो बहुत अधिक है। उसकी तुलना अगर हम सेब के द्रव्यमान से करें तो सेब का द्रव्यमान बहुत कम होता है। इसीलिए हमको पृथ्वी को सेब की ओर गति करते नहीं देखते, बल्कि हम सेब को पृथ्वी की तरफ गति करते हुए हम उसको देखते हैं सेब को। चलिए, तो ये चीज भी हम समझ गए कि पृथ्वी सेब की तरफ क्यों नहीं गिरती हुई दिखाई देती, सेब ही पृथ्वी की तरफ क्यों गिरता हुआ दिखाई देता है। जबकि जो नियम है तीसरा नियम उसके हिसाब से पृथ्वी सेब को आकर्षित करती है और सेब पृथ्वी को भी आकर्षित करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आते हैं, ये जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है इसको हम जानते हैं। देखिए, विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों की गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी जो दोनों पिंड के द्रव्यमान है, मान लेते हैं m1 बड़ा m और छोटा m द्रव्यमान है दोनों पिंड के, उनके गुणनफल के समानुपाती होता है बल। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m, ये चीज ये कह रहा है। तथा उनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इस बड़े वाले m और छोटे वाले m के बीच में जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती है, यानी डी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। तो ये होता है हमारा फार्मूला, यानी यही हमारा जो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। अब इस नियम को हम फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक पिंड है A, एक पिंड है B, बड़ा छोटा चाहे जैसा हो उससे मतलब नहीं है। पिंड A के केंद्र से पिंड B के केंद्र को हम एक सीधी रेखा से मिला देते हैं। इसी सीधी रेखा के द्वारा ये दोनों पिंड आपस में एक दूसरे पे बल लगाते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं, और इसी को हम दूरी मानते हैं इन दोनों के बीच की, इन दोनों पिंडों की बीच की दूरी इसी को मानते हैं, जिसको हम D से दर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, अभी मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा था, ये लिखा था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटे डी स्क्वायर, ये लिखा था मैंने। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कैपिटल G से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा एक फार्मूला आ जाता है F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटे डी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे F हमारा बल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो दो पिंडों के बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वही हम F से निकालते हैं। यहाँ पे कैपिटल G एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, एक स्थिरांक है। कैपिटल M बड़े वाले पिंड का द्रव्यमान, स्मॉल m छोटे वाले पिंड का द्रव्यमान, बटे जो D है वो हमारा दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है। तो ये हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको न्यूटन जी के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है। न्यूटन जी ने व्युत्क्रम वर्ग नियम का अनुमान कैसे लगाया? तो ये जो अनुमान इन्होंने लगाया था, ये जो जोहानस केपलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ नियम दिए थे, उसी को आधार मान के इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई थी। तो केपलर जी ने जो नियम बताए हैं उसको हम देख लेते हैं। उन्होंने 3 नियम बताए हैं, वो क्या 3 नियम हैं? देखिए, पहला नियम है प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्ताकार होती है, यानी इलिप्टिकल होती है, और सूर्य द्वारा दीर्घवृत्त के एक फोकस पर
होता है। जो सूर्य है, जैसे ये एक दीर्घवृत्त है, तो सूर्य जो है उसके एक फोकस पर स्थित है। जैसे कि अभी आगे मैं चित्र भी दिखाऊंगा, उस चित्र में आपको दिखाया हुआ कि ओ बिंदु पे ऐसे सूर्य यहाँ पे स्थित है। दूसरा इन्होंने बताया, सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। इस प्रकार यदि ए से बी तक गति करने में लगा समय सी से डी तक गति करने में लगे समय के बराबर हो तो क्षेत्रफल ओ ए बी तथा ओ सी डी बराबर होंगे। ये ओ ए बी ओ सी डी कहाँ है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। पहले हम नियम पढ़ लेते हैं। सूर्य से, तीसरा नियम है, सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी अगर r है तो r का घन उस ग्रह के सूर्य के परिक्रमण काल यानी जो टाइम पीरियड है कैपिटल टी जिसको हम कहते हैं कि वर्ग के समानुपाती होता है। यानी r³ बटे टी स्क्वायर हमेशा स्थिरांक होगा, एक कांस्टेंट होगा। अब हम चित्र में ये चीज़ें देखते हैं। देखिए ये जो चित्र है, यहाँ पे ये जो ओ बिंदु है ये है सूर्य हमारा, ये हमारा क्या है, एक दीर्घवृत्त है। ठीक, कह रहा है कि ओ बिंदु से ये जो दूरी है, यानी ए से कोई ग्रह जब बी तक गया तो ये जो क्षेत्रफल बना, ये क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा किसके, सी बिंदु से कोई ग्रह जब डी तक पहुंचेगा तो ये जो क्षेत्रफल कवर होगा, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा। ये दूसरा नियम था इनका। और तीसरे नियम में इन्होंने क्या कहा, जो r³ है, r³ बटे टी स्क्वायर, ये हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, एक स्थिरांक होगा। तो ये 3 नियम केपलर जी ने दिए थे। उसी को आधार मानकर, उसी के बिहार पे जो है न्यूटन जी ने ये व्युत्क्रम वर्ग का खोज अनुमान लगाया। अब आते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये जो व्युत्क्रम वर्ग का है अनुमान लगा है, इसका इस्तेमाल क्या है। देखिए मान लेते हैं कैपिटल एम तथा स्मॉल एम द्रव्यमान के दो पिंड हैं, ए तथा बी एक दूसरे से डी दूरी पर है। यानी जो पिंड है कैपिटल एम द्रव्यमान का है और दूसरा स्मॉल एम द्रव्यमान का है, और उनके बीच की जो दूरी है वो डी है, ये हमने मान लिया। तो हमने अभी आगे ही देखा क्या है, दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। एक चीज़ ये हमने अभी देखी और यहाँ पे हमने वो चीज़ लिख ली। तथा दोनों पिंडों के बीच लगने वाले बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब क्या करेंगे, इसी को हम बटे डी स्क्वायर कर देंगे। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। तो इसको और पहले वाले समीकरण को हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू एम, कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटे d²। ये हमको एक समीकरण मिल गया। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट से गुणा करेंगे इसमें, जो कि इस कैपिटल G है यहाँ पे। तो इससे हमने गुणा करके इसका एक प्रॉपर समीकरण बना दिया, जिसको हम कहते हैं F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटे d²। ये है हमारा फॉर्मूला गुरुत्वाकर्षण बल निकालने का। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट आपने ऐड किया कैपिटल G, ये क्या है, अनुपातिक स्थिरांक है। यानी इसी को हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक, या जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो यही है कैपिटल G। ठीक, अब अगर ये कांस्टेंट है तो इसका एक मान होगा। वो मान क्या है, वो मान आप यहाँ देखेंगे, कैपिटल G बराबर क्या होता है वो हमने निकाल लिया, और यहाँ से हम सारा मान जो है इसका हल करेंगे। तो मान इसका आएगा 6.673 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये है इसका मान, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ये है इसकी इकाई, यूनिट। कैपिटल G की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका मान और इसकी इकाई हमें याद होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं गुरुत्वीय स्थिरांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक। ठीक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट।
आगे आते हैं, तो यहाँ पे हमको पता चल गया कैपिटल जी का मान। यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको एक एक सेपरेट वीडियो में सारे क्वेश्चन बता दूंगा। अब ये जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, इसका बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है, चलिए ये देखते हैं। बहुत सारे लाभ हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, बहुत सी चीज़ें पहले ये मानी ही नहीं जाती थी, कोई सोच भी नहीं सकता था। जैसे यहाँ पे देखिए, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल क्या है, हम पृथ्वी से हमको कौन बांध के रखता है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो हम पृथ्वी पर रुक ही नहीं पाएंगे। दूसरा क्या है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा क्यों घूमता है, गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। सूर्य के चारों ग्रह क्यों गति करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा आना, ये भी एक तरह का जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। ठीक है, अब आते हैं एक ये मुक्त पतन। मुक्त पतन, मुक्त पतन का मतलब फ्रीली फॉलन बॉडी। क्या कहेंगे इसको, फ्रीली फॉलन बॉडी। जैसे कि कोई पत्थर हम लेते हैं, उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं, फिर क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और ऊपर से फिर नीचे गिरना शुरू होगा। इसी को कहते हैं मुक्त पतन। ठीक है, तो मुक्त पतन में आपने देखा होगा, जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इस बल के कारण गिरती हैं, हम कहते हैं कि वस्तु मुक्त पतन में है। यानी कोई वस्तु जब गिरती है गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो उसको हम फ्रीली फॉलन बॉडी कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। अब देखिए, कोई वस्तु जब ऊपर से गिर रही है तो जाहिर सी बात है, ऊपर गई तो ऐसे सीधे ही नीचे गिरेगी, तो दिशा में तो परिवर्तन होगा नहीं। लेकिन परिवर्तन क्या होता है, किसमें, वेग का जो परिमाण है आकर्षण के कारण, पृथ्वी के आकर्षण के कारण जो पिंड का वेग का परिमाण है वो बदलता है, वो चेंज होता है। वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। अब वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण उत्पन्न होगा, क्योंकि त्वरण का फॉर्मूला, त्वरण की परिभाषा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी की वेलोसिटी में परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। तो जब वेलोसिटी चेंज होगी तो उसी को हम त्वरण कहेंगे, क्योंकि त्वरण उत्पन्न होने लगा तब। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो त्वरण कार्य करता है। यानी कोई भी वस्तु अगर नीचे गिर रही है, फ्रीली फॉलन बॉडी, तो उस पर त्वरण कार्य करता ही करता है। और उस त्वरण को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। देखिए शब्दों में क्या अंतर है, किसको क्या कहते हैं, ये बहुत ध्यान से याद रखिए। कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो क्या है, वो गुरुत्वीय त्वरण उसके अंदर आ जाता है। गुरुत्वीय त्वरण जो है वो कार्य करता है उसमें। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है। पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है उसी के कारण ये त्वरण आता है। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आता है, जिसको हम स्मॉल जी कहते हैं। ये है गुरुत्वीय त्वरण, इसी को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। किसके कारण आता है, गुरुत्वीय बल के कारण। तो गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से निर्दिष्ट करते हैं। स्मॉल जी का मात्रक वही है जो त्वरण का है, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन को ही त्वरण कहते हैं, लेकिन जो जी है वो पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है। गुरुत्वीय बल के कारण ये त्वरण आता है। तो उम्मीद है आप अंतर समझ रहे होंगे। कैपिटल जी अलग चीज है, ये गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक है। ठीक, लेकिन जो स्मॉल जी है वो क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन ये जो कैपिटल जी है इसका मान 6.673 गुणे 10⁻⁻11 होती है। ठीक है, तो ये अंतर है, आप इसको याद रखेंगे बहुत ध्यानपूर्वक। आगे देखते हैं। ये जो फॉर्मूला हमको मिला है, अगर इससे हम
ये जी क्या कहते हैं स्मॉल जी को हल करना चाहें तो कैसे आएगा। देखिए हमको पता है F बराबर होता है mg। F बराबर हमको पता है mg, क्या हमको ma पता है, हमको ma पता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। लेकिन अब पृथ्वी के त्वरण के कारण आ रहा है, यानी पृथ्वी का त्वरण हो गया, तो इसका मतलब a की जगह हम g लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a की जगह हम g लिख सकते हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे F बराबर mg लिखा हुआ है। और हमको एक फार्मूला और पता है, F बराबर क्या अभी हमने पढ़ा, कैपिटल G m स्मॉल m बटे डी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हम F की जगह पे mg लिख दिया हमने। ठीक है, बाकी फार्मूला हमारा वही है। अब यहाँ से हम स्मॉल जी का मान अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बटे डी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान है और जो डी है वो जो दो वस्तुएं हैं उनके बीच की दूरी है। तो स्मॉल जी बराबर हमारा कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम स्मॉल जी का मान निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम इसका मान निकाल के भी देखते हैं। जो d है इस d की जगह पे हम r स्क्वायर भी लिख सकते हैं। r क्या है, r पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, जो r है वो पृथ्वी की त्रिज्या है। अगर हम मान लेते हैं कि जो d है ये d पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है, तो हम फार्मूले में लिख सकते हैं g बराबर कैपिटल G इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले से हम स्मॉल जी का मान यहाँ पे ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालना, मान का परिकलन करेंगे। यहाँ पे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक दिया है, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट दिया हुआ है। कैपिटल जी बराबर 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। पृथ्वी का द्रव्यमान यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटल एम 6 इंटू 10⁻24 kg। और पृथ्वी की त्रिज्या दी है r बराबर 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये तीनों मान दिए हुए हैं। इन तीनों मान को हम फार्मूले में रख देंगे। जो हमें फार्मूला हमने अभी निकाला यहाँ पे, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, सारा फार्मूला रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान। अब ये गुरुत्वीय त्वरण है, ये एक तरह से जान लीजिए पृथ्वी के लिए नियतांक माना जाता है, लेकिन पृथ्वी पे ही ये वेरी करते हैं। और साथ साथ पिंड, अगर हम ग्रहों की बात करें तो पृथ्वी पे अगर स्मॉल जी का मान ये होता है, लेकिन वहीं चंद्रमा पे हम जाएंगे तो स्मॉल जी का मान वहाँ चेंज हो जाएगा। यानी स्मॉल जी कोई नियतांक मान नहीं है। पृथ्वी के लिए 9.8 मीटर पर सेकेंड एक जनरल मान माना गया है, लेकिन इक्वेटर पे, पोल पे ये मान बदलते रहते हैं। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगली चीज, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। अब जो गुरुत्वीय बल लगता है, इससे वस्तुओं की गति में क्या प्रभाव आता है, चलिए ये चीज़ भी थोड़ी देख लेते हैं। कैसी क्या क्या प्रभाव आते हैं। देखिए, मुक्त पतन में वस्तु त्वरण का अनुभव करती है। कोई भी वस्तु गिरती है ऊपर से नीचे, उसी को मुक्त पतन कहते हैं। तो जब गिरेगी तो उसमें त्वरण का अनुभव होगा, उस पर त्वरण कार्य करेगा। फ्रीली फॉलन बॉडी में जो त्वरण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण लगता है, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला यह त्वरण इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है। आपसे अक्सर एक सवाल पूछा जाता होगा कि अगर 1 किलो का लोहा और एक कागज ऊपर से नीचे समान समय में छोड़े जाएं, एक साथ छोड़े जाएं, समान समय पे छोड़े जाएं, तो पहले धरती पे कौन पहुंचेगा। देखिए, अगर निर्वात में यही क्रिया की जाए तो चाहे 1 किलो का भार हो, चाहे 1 किलो के रुई, 1 किलो का लोहा, 1 किलो का रुई साथ में ही गिराइए, दोनों बराबर ही गिरेंगे। 1 किलो का लोहा लीजिए और एक कागज लीजिए, उसको गिराइए निर्वात में, तो एक साथ, अगर एक साथ छोड़ रहे हैं तो एक साथ ही नीचे पहुंचेंगे, पृथ्वी पे पहुंचेंगे।
तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है जो त्वरण कार्य कर रहा है, हर द्रव्यमान की वस्तु पे समान कार्य कर रहा है और उसको यानी पृथ्वी तक पहुंचने में उसका द्रव्यमान से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला यह त्वरण इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसका अर्थ हुआ कि सभी वस्तुएं खोखली या ठोस बड़ी छोटी एक ही दर से नीचे गिरनी चाहिए। ठीक है, एक ही दर से नीचे गिरनी चाहिए, और गिरनी चाहिए नहीं, ये गिरती हैं। ये सिद्ध किया जा चुका है कि ये गिरती हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इस पे गैलीलियो जी ने थोड़ा रिसर्च किया। इटली में पीसा की झुकी मीनार है, वहाँ से वस्तुओं को गिरा गिरा के इन्होंने चेक किया था। तो सब जब चेक वेक कर लिया तब ये माना गया कि हाँ, वो जो वस्तु है अलग 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 द्रव्यमान की वस्तुओं को गिराया जाएगा तो भी वो समान समय में गिराया जाएगा तो समान समय में नीचे पहुंचे। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं। पृथ्वी के निकट जी का मान स्थिर है, अतः एक समान त्वरण गति के सभी समग्र त्वरण ए के स्थान पर जी रखने पर मान्य होंगे। यानी अगर पृथ्वी की बात की जाए तो यहाँ पे जो हम गति के समीकरण पढ़े हैं हमने, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हम इसी को लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस जी टी। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ा है हमने, तो इसको हम लिख सकते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यानी जहाँ जहाँ ए है, ए को हम रिप्लेस करके जी रख सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी फ्रीली फॉलन बॉडी में जो ए त्वरण काम करता है वो पृथ्वी का त्वरण होता है और उसको हम स्मॉल जी से दर्शित करते हैं। आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं बाद में वीडियो बना के आपको हल करा दूंगा। जितने भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन मैं आपको सेपरेटली एक वीडियो बना के आराम से समझा के एक्सप्लेन करके हल करा दूंगा। चलिए, यहाँ पे एक हेडिंग लिखा है द्रव्यमान। देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। हमने पहले ही पढ़ा है इसके पहले वाले पार्ट में कि वस्तु में जितना अधिक द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व उतना अधिक होगा, जितना कम द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व उतना कम होगा। ये हमने पहले ही पढ़ा है। जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना अधिक उसका जड़त्व होगा, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर हो। यानी जो द्रव्यमान होता है वो वस्तु का नहीं बदलता। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान हर जगह समान होता है, चाहे चंद्रमा पे हो, चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे अंतरिक्ष के बाहर हो या अंतरिक्ष में हो, कहीं भी हो। इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है। तो द्रव्यमान कांस्टेंट हो गया। अब आते हैं भार। भार बदलता है, भार जो है वो चेंज होता है। क्यों चेंज होता है इसका कारण देखिए। जो भार है, भार ही क्या है? बल है। भार क्या है? एक बल। अगर आपके ऊपर कोई बैठ जाए 50 किलो का इंसान, तो आपको महसूस होगा कि आप दब रहे हैं, आपको कोई दबा रहा है, आपके ऊपर कोई भार लगा रहा है, और सॉरी कोई बल लगा रहा है। तो भार क्या हुआ? एक तरह का बल हुआ। ठीक, और हमको पता है F बराबर होता है ma, यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब पृथ्वी की त्वरण की बात करें तो हो जाएगा क्या? F बराबर द्रव्यमान गुणे स्मॉल जी। ठीक, गुरुत्वीय त्वरण। यानी जो बल होता है उसी को हम कहते हैं mg। जैसे कि हमने अभी स्मॉल जी का मान ऊपर वाले समीकरण में निकाला था जब हम गुरुत्वीय त्वरण का मान निकाल रहे थे। तो F बराबर mg होता है। अब g का मान पृथ्वी के लिए क्या है? g का मान पृथ्वी के लिए है 9.8। लेकिन वही जब हम चंद्रमा पे जाते हैं तो चंद्रमा के लिए जो g का मान होगा वो क्या होगा? वो 9.8 का छठवां भाग होगा। इसको हम 1/6 होगा, तो 6 से भाग कर देंगे, जो मान आएगा वही चंद्रमा पे जी का मान होगा। तो फिर उस मान से गुणा होगा उसके द्रव्यमान में। इसी कारण कहा जाता है कि जो भार है वो हर जगह अलग अलग हो सकता है।
भार कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे जैसे g का मान बदलेगा वैसे वैसे उसका जो भार है वो बदलता रहेगा। वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है, इसे W से निर्दिष्ट करते हैं। ठीक है, तो जो भार है उसको हम W से बताते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि द्रव्यमान जो है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन जो भार है वो कांस्टेंट नहीं होता है। किसी दिए हुए स्थान पर g का मान स्थिर रहता है। अगर स्थान दिया हुआ है तो वहां तो जाहिर सी बात है हर एक स्थान पे g का मान निश्चित होगा। इसीलिए किसी दिए हुए स्थान पर वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान m के समानुपाती होता है, अर्थात भार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान। यही कारण है कि किसी दिए हुए स्थान पर हम वस्तु का भार को उसके द्रव्यमान की माप के रूप में उपयोग करते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि लोग अक्सर कहते हैं कि द्रव्यमान और भार एक ही, कभी उसको भार कहेंगे कभी उसको द्रव्यमान कहेंगे। यानी 1 किलो अगर बोला जाता है तो उसको कहेंगे कि वो 1 किलो भारी है, ये कहते हैं ना। तो उसका यही कारण है कि आप जैसे आप यहाँ पे हैं, गोरखपुर में हैं, गोरखपुर में किसी चीज़ कोई वस्तु लेंगे, कोई सामान लेंगे, उसका वजन करेंगे तो वहाँ पे जी का मान निश्चित होगा। गोरखपुर में है तो गोरखपुर में जी का मान जो होगा वो क्या होगा, वो निश्चित होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे जो द्रव्यमान का मान आएगा वही भार का मान भी आएगा। इसीलिए भार और द्रव्यमान को लोग एक ही चीज़ बना के कहते रहते हैं। ठीक है, यही कारण है, लेकिन भार और द्रव्यमान में अंतर होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम वस्तु, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। मैंने अभी आपको बता दिया कि चंद्रमा पर जो जी का मान है वो पृथ्वी के जी के मान के 1/6 है। ठीक है, इसी कारण चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा कम है। तो इसी कारण चंद्रमा वस्तु पर कम आकर्षण बल लगाता है, यानी जो द्रव्यमान कम हो गया तो आकर्षण बल उसका कम हो गया। इसीलिए उस वहाँ की जो ग्रेविटी है, जी का मान है वो पृथ्वी से कम होता है। और पृथ्वी से कम होगा तो जाहिर सी बात है उसका भार, किसी भी वस्तु का भार वहाँ पे कम होगा। द्रव्यमान वही होगा लेकिन क्या होगा, वहाँ पे भार, किसी भी वस्तु का भार कम होगा। चलिए अब हम आगे आते हैं। यहाँ पे देखिए पृथ्वी, चंद्रमा, पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ है, चंद्रमा का द्रव्यमान दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है पृथ्वी का और ये चंद्रमा का त्रिज्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है कि कितना पृथ्वी और चंद्रमा के द्रव्यमान में अंतर है और कितना आकार में अंतर है। चलिए यहाँ पे हम आते हैं। देखिए यहाँ पे सब कुछ सॉल्व करके बताया गया है कि जो वस्तु का चंद्रमा पर भार है वो 1/6 गुणे इसका भार पृथ्वी पर, यानी जो जी का मान है वो 1/6 होता है। पृथ्वी पर अगर जी का मान 1 है, जी बराबर 1 है, तो चंद्रमा पे वही जाके 1/6 हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि 9 पृथ्वी पे जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 है, तो चंद्रमा पे वही जाके 9.8/6 हो जाएगा। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम आते हैं अब हमारा अगला टॉपिक, प्रणोद तथा दाब। प्रणोद या दाब हम किसको कहते हैं, ये क्या चीज़ होती है। चलिए कुछ सोचते हैं, देखते हैं। ऊंट रेगिस्तान में आसानी से क्यों दौड़ पाते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि वो रेगिस्तान में बहुत आसानी से दौड़ लेते हैं, चल लेते हैं। सेना का टैंक जिसका भार 1000 टन से भी अधिक होता है, एक सतत चेन पर क्यों टिका होता है। टैंक कैसे चलता है, वो चेन पे तो चलता है, उसमें कोई रबड़ का टायर तो लगा नहीं होता है जैसे ट्रक्स में लगे होते हैं, ऐसा तो होता नहीं, वो चेन पे चलता है। किसी ट्रक या बस के टायर अधिक चौड़े क्यों होते हैं। साइकिल के जैसा टायर क्यों नहीं लगाते थे ट्रक में, चौड़ा टायर क्यों लगाते हैं। काटने वाले औजार की धार तेज क्यों होती है, जैसे चक्कू हो गया, वो पतले क्यों बनते हैं, चौड़े क्यों नहीं होते। देखिए दी गई वस्तु पर एक विशेष दिशा में लगने वाले नेट बल, इसको हम क्या कहते हैं, प्रणोद, तथा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब,
की धारणा से परिचय कराना, या परिचय हमारा पहले भी है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा एक्सप्लेन्ड वे में देखेंगे। जैसे दाब होता क्या है, देखिए दाब क्या है, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। दाब का सीधा साधारण सा फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में, क्या है, इकाई क्षेत्रफल, यानी एक इकाई क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल पे मान लीजिए कोई एरिया है, इस एरिया पे जो बल लग रहा है, ठीक, वही दाब है। जैसे क्या होता है, हमारे हाथ में एक बैलून है, गुब्बारा है, तो हम उसको हाथ से दबाते हैं तो क्या हो रहा है, हम बैलून को दबा रहे हैं, यानी दबाव दे रहे हैं। कैसे, हाथ से हम बल दे रहे हैं, और गुब्बारा क्या है, वो कुछ एरिया से जो उसका आकार है वो बदल रहा है। तो यही है दाब, ठीक, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, इसी को हम दाब कहते हैं। आगे आते हैं, यहाँ देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे नोटिस बोर्ड आपने देखा होगा, या कहीं किसी कागज वागज में आपने पिन लगाया होगा, तो आपने देखा होगा कि पिन कुछ इस तरह से होता है और अंगूठे से हम दबाते हैं। तो जिस हिस्से से हम दबाते हैं उधर का हिस्सा चौड़ा होता है और नोक वाला हिस्सा दूसरी तरफ होता है। जब हम अंगूठे से दबाना शुरू करते हैं तो इस अवस्था में पिन के शीर्ष यानी चपटे भाग की सतह का क्षेत्रफल पर हम बल देते हैं, यानी जो चपटा भाग वाला है इस पे हम बल देते हैं, या बोर्ड की सतह के लंबवत लगता है। यह बल पिन की नोक पर अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रफल में लगता है, इसीलिए पिन जो है वो अंदर की तरफ धंस जाती है। ठीक है, अंदर की तरफ धंस जाती है इसी कारण। तो यहां से एक चीज हमको समझ में आ रही है कि अगर क्षेत्रफल कम होगा तो दबाव अधिक महसूस होगा, क्षेत्रफल अधिक होगा तो दबाव कम महसूस होगा। आप चप्पल पहनते हैं तो उतना दबाव नहीं महसूस होता, लेकिन जो वो गोली गोली वाले चप्पल आते हैं ना, कांटे वाले, उसको पहनते हैं तो हमारे पैरों में वो चुभता है। क्यों, वहां पे वो नोक पे हम पैर रखते हैं, उस गोली के नोक पे, या सुई ही मान लीजिए, हम सिरिंज को पीछे से दबाते हैं तब तक तो सिरिंज दबता है, लेकिन अगर कोई नोक वाला हिस्सा पकड़ के दबाए तो वो नोक वाला हिस्सा हमारी उंगली में घुस जाएगा, धंस जाएगा। तो अगर क्षेत्रफल कम होगा तो हमें जो दाब है या बल का एहसास ज़्यादा होगा, क्षेत्रफल अधिक है तो बल या दाब का एहसास कम होगा। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपकी एक दूसरी स्थिति यहाँ पे बताई गई है। आपने देखा होगा कि दलदल में, अगर हम, आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि अक्सर लोग जब दलदल में फंसते हैं तो वहाँ कहा जाता है कि आप सीधे मत खड़े होइए, क्या करिए, लेट जाइए। लेट जाते हैं तो क्या होता है, हम फिर धंसते नहीं उसमें। ठीक, हम उस रेत रेत हो या दलदल हो तो वहाँ पे हम धंसते नहीं। क्यों, अगर हम सीधे खड़े रहेंगे तो हमारे पैरों पे जो दबाव है वो ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि जो पैर है उसका क्षेत्रफल हमारे पूरे शरीर के क्षेत्रफल से कम होता है। वहीं जब हम लेट जाते हैं तो हमारे शरीर का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और जो भार है वो तो वही रहेगा, लेकिन एरिया बढ़ गया। अब एरिया बढ़ गया तो जो बल लग रहा है वो भी अलग अलग हिस्सों में बट गया। ठीक है, यही कारण है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देख रहे हैं दाब का, दाब बराबर होता है प्रणोद, प्रणोद मतलब जो बल है, ठीक, बल बटे क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, सीधी सी बात है, इसी को कहते हैं दाब। ये लिखा है ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद को ही दाब कहते हैं। प्रणोद को ही हम बल कहते हैं। इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर। दाब की इकाई होती है, देखिए, प्रणोद यानी बल, बल की इकाई होती है न्यूटन, और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की इकाई होती है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया इसकी इकाई। एक साइंटिस्ट थे ब्लेस पास्कल, इनके सम्मान में इसको हम पीए से भी व्यक्त करते हैं, यानी इसकी जो इकाई है एक तरह से पीए लिखते हैं, पास्कल, इसको हम पास्कल पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इकाई आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन हल करेंगे बाद में, तब तक
हम आगे का पॉइंट देखते हैं। तरलों में दाब। अब जो लिक्विड मटेरियल्स होते हैं उनमें दाब क्या होता है, कैसे कार्य करता है, तो यहाँ देखते हैं तरलों में दाब। देखिए, सभी द्रव या गैस तरल हैं। ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाता है। जैसे एक हम कहीं बैठते हैं कुर्सी पे, सोफे पे, तो हम देखते हैं कि जहाँ बैठते हैं वहाँ पे धंस गया। ठीक है, तो क्या है, हम अब ठोस अपने भार के कारण उस सोफे को दबा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार तरलों में भी भार होता है। भाई 1 लीटर पानी भरेंगे तो वो जग भारी हो जाता है ना। एक अगर जग में पूरा पानी भर लें या बाल्टी में पूरा भर लें तो वो बाल्टी भारी हो जाती है। यानी जो तरल हैं, द्रव हैं, उनमें भी भार होता है तथा वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार और दीवारों पर दबाव डालते हैं। जैसे कि आपने हो सकता है कभी कभी खेल खेल में खेला हो, प्रैक्टिकल किया हो। गुब्बारे में हम पानी भरते हैं और गुब्बारे को या पन्नी में पानी भरते हैं पॉलीथीन में, और बगल से छेद कर देते हैं, नीचे से छेद कर देते हैं, तो पानी दोनों जगह से निकलता है। इसका मतलब जो द्रव है वो दीवारों पर और आधार पे दबाव डालता है, इसीलिए पानी बाहर निकलता है। चलिए, तो इतनी चीज हम यहाँ पे जान गए। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसका नाम है उत्प्लावकता, या इसको हम उत्प्लावन भी कहते हैं। ठीक है, अपथ्रस्ट क्या होता है। अब आपने सोचा होगा, देखा होगा कि जो लोहे स्टील के इतने बड़े बड़े जलयान बनते हैं, समुद्री जहाज इतने विशालकाय, ये पानी में क्यों नहीं डूबते, जबकि लोहे की कील डूब जाती है। एक लोहे का स्टील का चद्दर छोटा सा डाल दीजिए, वो पानी में डूब जाता है। लेकिन उसी चद्दर का बना हुआ इतना बड़ा बड़ा जहाज वो पानी में नहीं डूबता। क्यों नहीं डूबता? इसका यही कारण है। एक चीज हम यहाँ इसके कारण इस चीज को जानने के लिए हम एक चीज पढ़ेंगे। उस चीज का नाम है उत्प्लावन बल, या उत्प्लावकता कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए उसको समझते हैं, पढ़ते हैं क्या चीज है ये। देखिए, अगर हम कोई बोतल लें, पानी का बोतल, खाली बोतल, उसको हम उसमें डालें पानी में, तो हम देखेंगे कि पानी में वो डूबता नहीं। उसको हम पकड़ के पानी के अंदर कुछ देर डुबा के रखें, फिर भी वो धीरे से बाहर निकल आता है। और आपने महसूस किया होगा कि हम खाली बंद बोतल को पानी में जब डुबाते हैं तो वो ऊपर की तरफ हमारे हाथ पे बल लगाता है। आपने ऐसा महसूस किया होगा कि वो ऊपर की तरफ हमारे हाथ पे बल लगाता है। तो वो जो ऊपर की तरफ बल आपको महसूस होता है ना, वही है हमारा उत्प्लावन बल। ठीक, उसी को हम अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। यही बल के कारण चीजें पानी में तैरती हैं। देखिए, बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। जैसे मैंने बताया ना, खाली बोतल को पानी में हम अगर डुबाने की कोशिश करें तो वो ऊपर की तरफ ऐसा महसूस होता है कि वो ऊपर की तरफ बल लगा रहा है। तो वही बल, उसी बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। वास्तव में किसी तरल में डुबोने पर सभी वस्तुओं पर एक उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। अब उस द्रव का घनत्व कैसा है इस चीज पे निर्भर करेगा कि उत्प्लावन बल ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा। ठीक है, घनत्व क्या होता है? देखिए, घनत्व मान लीजिए कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा एक बर्तन है। उसमें जितना भी कोई द्रव्य आ सकता है वही उसका घनत्व है। ठीक है, जैसे 1 मीटर लंबा चौड़ा ऊंचा कोई बर्तन है, उसमें जितना पानी आएगा वो उस द्रव का घनत्व कहलाएगा। आगे देखते हैं। पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएं तैरती या डूबती क्यों हैं? पानी की सतह पर कोई वस्तु रखते हैं तो वो तैरती है या डूबती है। ऐसा क्यों हो जाता है कि कोई कुछ वस्तुएं डूब जाती हैं, कुछ वस्तुएं तैरती हैं? जैसे कील डूब जाती है। कील पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर खींचता है। पानी कील पर उत्प्लावन बल लगाता है जो कि इससे ऊपर की दिशा में ढकेलता है, लेकिन कील पर नीचे की ओर लगने वाला बल कील पर पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल से अधिक होता है, इसलिए कील डूब जाती है। क्या हो रहा है? पानी में हमने कील डाला तो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे तो खींचा गया उसको,
लेकिन जो उत्प्लावन बल लग रहा है कील पे, वो इस गुरुत्वाकर्षण बल से कम लग रहा है, इसीलिए कील पानी में डूब जाती है। यही चीज़ ये यहाँ पे बताना चाह रहा है। वहीं एक कार्क है वो नहीं डूबता, क्योंकि इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा हो गया और ये जो उत्प्लावन बल लग रहा है ये इस पे ज़्यादा लग रहा है। इसी कारण कुछ और भी कुछ और भी कारण होते हैं इसके डूबने के या नहीं डूबने के। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कार्क तैरता है। अपने उधर बीकर में देखा कि कार्क तैर रहा था और कील डूब गई थी, जबकि कील डूब जाती है। ऐसा उसके घनत्व में अंतर के कारण भी होता है। देखिए कार्क का घनत्व अलग है, कील का घनत्व अलग है। कील लोहे की बनी है, कार्क पता नहीं किसका बना है, कुछ वुडन मटेरियल टाइप का होता है। ठीक है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। एकांक आयतन मतलब 1 मीटर ऊंचे लंबे चौड़े बर्तन में जितना सामान आ जाए वही एकांक आयतन होता है उसका। एकांक द्रव्यमान होता है, सॉरी आयतन कह रहे हैं, एकांक द्रव्यमान, उसी को हम आयतन कहते हैं। एकांक आयतन के द्रव्यमान को एकांक आयतन, वही जो मैंने अभी आपको बताया, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा। एक बक्सा लीजिए, डब्बा लीजिए, उसी में जितना द्रव्यमान आता है वही उसका आपका हो गया घनत्व। कार्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम है। अब जो कार्क था उसका पानी के घनत्व से उसका घनत्व कम था, इसलिए वो तैर रहा था। इसका अर्थ है कि कार्क पर पानी का उत्प्लावन बल कार्क के भार से अधिक है, इसलिए वो तैरता है। वहीं लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। जो लोहे का कील है उसका घनत्व अधिक होता है पानी से, इसलिए वो लोहे की कील पर पानी का उत्प्लावन बल लोहे की कील के भार से कम होता है, इसीलिए वह डूब जाती है। तो सीधा सा बात है कि किसी वस्तु का जो घनत्व है वो अगर जिस द्रव में हम डाल रहे हैं उस द्रव से उसका घनत्व अधिक है तो क्या होगा, वो अधिक का मतलब जो उत्प्लावन बल है वो फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, यही तो है। कार किस क्यों तैर रहा था, कार इसीलिए तैर रहा था कि कार का घनत्व पानी के घनत्व से कम था। अब जब कार का घनत्व कम हो गया तो उत्प्लावन बल इस पे ज़्यादा लगेगा और इसीलिए कार तैरेगा। वहीं कील की बात करें तो कील का जो है घनत्व अधिक था और उत्प्लावन बल इसीलिए कम लग पा रहा था, इसीलिए कील डूब गई। अब यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा है, इस चीज़ को हम देखते हैं। एक पत्थर एक रबड़ से बांध के ऐसे लटकाया गया, बाद में फिर इसको हम इसी रबड़ को एक बीकर में पानी भर के वहाँ पे लटकाते हैं और इसकी पहले तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी माप लेते हैं और उसके बाद जब इसको पानी में हम टांगते हैं तो उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी माप लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस दोनों दूरियों में कितना अंतर आता है, क्या अंतर आता है। ये जो अंतर आया है ये किसके कारण आया है, ये आया है उत्प्लावन बल के कारण। पानी के द्वारा उस वस्तु पे लगाए गए उत्प्लावन बल के कारण ही ये ऊंचाई में दोनों धागों की दूरी में अंतर आया है। इस प्रकार द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती हैं, यानी जिस द्रव में आप सामान डाल रहे हैं उससे उस द्रव से कम घनत्व का सामान है तो वो तैरेगा और उस द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व का सामान है तो वो क्या होगा, डूब जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत, वहाँ मैंने आपको बीकर में जो चीज़ हो रही थी वो दिखाया, वो है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया, देखिए यहाँ पे तो पूरा वो बना के दिखाया हुआ है। हम यहाँ पे सीधा सिद्धांत देखते हैं, क्या इन्होंने सिद्धांत दिया। देखिए, जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब हम खाली बोतल बंद बोतल को पानी में डुबोने की कोशिश करते हैं तो हमारे हाथ पे एक बल अनुभव होता है जो ऊपर की तरफ लगता है।
ठीक है। उसी बल के बारे में इन्होंने बताया कि एक बल अनुभव करते हैं जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। चलिए, तो ये तो था इनका प्रिंसिपल जो आर्किमिडीज जी ने दिया। एक बार हम फिर से देखते हैं क्या दिया इन्होंने। जब किसी वस्तु को हम किसी तरल में पूर्णतया या आंशिक रूप से डुबोते हैं तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होती है। वस्तु जितना पानी विस्थापित करती है, हटाती है, वो उत्प्लावन बल उसी भार के बराबर होता है। वो हटाए गए पानी के, जितना पानी हटाया गया उसका जो भार होगा, वो बल जो लगा है उस वस्तु पे उतना ही होगा जितना पानी हटाया गया है। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, इसी को आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। अब इसके अनुप्रयोग क्या है, आर्किमिडीज सिद्धांत के यूजेस क्या हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं। देखिए, यह जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिज़ाइन बनाने में काम आता है। दुग्धमापी जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, तथा हाइड्रोमीटर जो द्रव के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसी सिद्धांत पे सारे काम होते हैं, यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही ये सारे काम होते हैं। तो ये था हमारा आर्किमिडीज जी का सिद्धांत। अब आते हैं आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। देखिए, आपेक्षिक घनत्व प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। क्या होता है घनत्व? प्रति एकांक आयतन को कहते हैं। घनत्व क्या है? वॉल्यूम। यहाँ पे हो जाएगा हमारा द्रव्यमान, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा आयतन, यानी जो हमारा आयतन हमारा मीटर क्यूब में होता है तो मीटर क्यूब यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है। इस मीटर क्यूब में जितना सामान द्रव्यमान आ जाएगा वही उसका आयतन हो गया, सॉरी घनत्व हो गया, ठीक है। घनत्व यानी डेंसिटी, सॉरी वी हमने लिख दिया, वी नहीं होता, डी होता है, डेंसिटी कहते हैं घनत्व। तो ये हो गया हमारा, ठीक। चलिए, तो एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में जो द्रव्यमान रहता है उसी को हम घनत्व कहते हैं। घनत्व का मात्रक जो होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब, किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। जैसे क्योंकि ऊपर द्रव्यमान होता है, नीचे वॉल्यूम होता है, तो द्रव्यमान की इकाई होती है किलोग्राम और वॉल्यूम की इकाई होती है मीटर क्यूब। तो यही हमारा डेंसिटी का इकाई हो गया। आगे देखते हैं, विशिष्ट परिस्थितियों में किसी पदार्थ का घनत्व सदैव समान रहता है, अतः किसी पदार्थ का घनत्व उसका एक लाक्षणिक गुण होता है। यह भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग पदार्थ हैं तो जाहिर सी बात है डेंसिटी भी अलग अलग होगी, घनत्व भी अलग अलग होगा। उदाहरण के लिए सोने का घनत्व 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, जबकि पानी का घनत्व 1,000 पर मीटर किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। वहीं अगर हम पारे की बात करें तो पारा का जो घनत्व है लगभग 13,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो अलग अलग धातुओं का जो है अलग अलग घनत्व होता है। किसी पदार्थ के नमूने का घनत्व उस पदार्थ की अशुद्धता की जांच में सहायता कर सकता है, यानी शुद्धता अशुद्धता की जांच भी इससे हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला। आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है किसी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, ये होता है हमारा आपेक्षिक घनत्व। चूंकि आपेक्षिक घनत्व समान राशियों का एक अनुपात है इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती, इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो आप याद रखेंगे, अगर कोई आपसे आपेक्षिक घनत्व की यूनिट पूछता है, इकाई पूछता है, तो आप कहेंगे कि इसकी कोई इकाई नहीं होती। और फार्मूला क्या होगा? किसी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, यानी जिसका अपेक्षिक घनत्व निकालना है वो पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व कर देंगे तो हमारा अपेक्षिक घनत्व आ जाएगा। चलिए, तो ये इतनी चीज़ें आपको इस पाठ में पढ़नी थी। उम्मीद है मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, तो हमने इसमें पाठ में क्या क्या पढ़ा वो एक बार देख लेते हैं। देखिए,
गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, इसीलिए इसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं, चाहे वह विश्व में कहीं भी हो। इस प्रकार के नियम को सार्वत्रिक नियम कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। ठीक है, इसको यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण एक क्षीण बल है जब तक कि बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड संबद्ध ना हो, यानी हम अगल बगल की ही चीज़ों में ये चीज़ अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए इसको क्षीण बल कहते हैं। गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर कम हो जाता है। यह पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर भी परिवर्तित होता है और इसका मान ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर घटता है, यानी ध्रुव पे जो मान होता है इनका अधिक होता है और विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे त्रिज्या पृथ्वी की बढ़ती है। इसी कारण वहाँ पे जो गुरुत्वीय बल है यानी जो गुरुत्वीय त्वरण काम करता है वहाँ पे वो कम होता है विषुवत रेखा पर, विषुवत वृत्त पे। ठीक है, किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। आगे देखते हैं, किसी वस्तु का भार द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। जाहिर सी बात है F बराबर mg होता है, तो इसी को हम mg को ही हम भार कहते हैं और भार एक बल है जिसकी इकाई न्यूटन होती है। किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है किंतु द्रव्यमान स्थिर रहेगा। सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबोने पर उत्प्लावन बल का अनुभव करती हैं। जिस द्रव में वस्तुओं को डुबोया जाता है उसकी घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव की सतह पर तैरती हैं। यदि वस्तु का घनत्व डुबोए जाने वाले द्रव से अधिक है तो वो द्रव में डूब जाती है। तो इतनी चीज़ें हमने इस अभ्यास में पढ़ी। अब यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए, ये सारे प्रश्न उत्तर हैं। आप इन सबको हल करने की कोशिश करिएगा, इन सबके जवाब एक बार ट्राई करिएगा सबको सॉल्व करने का। उम्मीद है इस पार्ट में जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सब समझ में आया होगा। जहाँ कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।